रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन भारत के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी है। कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिका में भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को क्या वार्निंग दी है। चाइनीज विदेश मंत्री से पहले कौन से देश का विदेश मंत्री अचानक से भारत आ गया है और भारत की इकॉनमी को लेकर कौन सी गुड न्यूज आ रही है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग के बारे में, क्योंकि मीटिंग से पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर कमेंट किया ही था, लेकिन मीटिंग के तुरंत बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लेते हुए एक बहुत ही बड़ा कमेंट किया है। इस मीटिंग से रिलेटेड काफी सारी न्यूज आ रही हैं, लेकिन हम बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले तो इस मीटिंग में कोई भी समझौता नहीं हुआ और ये मीटिंग बिना किसी रिजल्ट के ही खत्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग से पहले काफी सारी धमकी भरी स्टेटमेंट्स दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर रशिया ने डील साइन नहीं की तो हम रशिया की इकॉनमी को बर्बाद कर देंगे, भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ्स बढ़ा देंगे और काफी कुछ कहा गया था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन बिना कोई डील साइन किए ही अलास्का से वापस अपने देश चले गए। एंड ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मीटिंग करने के बाद नाराज हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद व्लादिमीर पुतिन का प्लेन जब अलास्का से वापस रशिया की एयर स्पेस में जा रहा था तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्पेशल जेस्चर शो करते हुए अमेरिका के सबसे एडवांस्ड और सबसे लीथल F-25 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को व्लादिमीर पुतिन के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा था। अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट को पुतिन के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए भेजने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग से काफी सेटिस्फाइड है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच क्लोज डोर मीटिंग हुई थी वो लगभग 3 घंटे तक चली थी, और उन 3 घंटों में रशिया ने अमेरिका के साथ क्या बात की, व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या कंडीशंस रखी हैं जो अमेरिका को माननी पड़ेंगी, ये सब इसी 3 घंटे की मीटिंग में डिसाइड हुआ है, जिसके बारे में मीडिया को ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। पॉसिबिलिटी ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के सामने कुछ कंडीशंस रखी होंगी, यूक्रेन का कुछ एरिया परमानेंट तौर के ऊपर अपने कंट्रोल में ले लेने या फिर प्लेबिसाइट यानी कि लोकल्स की वोटिंग के जरिए फैसला लेने की मांग की होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन गवर्नमेंट रशिया की डिमांड्स के ऊपर गौर करेंगी। ये सारी चीजें यूक्रेन और काफी हद तक यूरोपियन यूनियन के साथ डिस्कस की जाएंगी और फिर उसके बाद कोई फाइनल फैसला आएगा। बस यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग खत्म करने के तुरंत बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कॉल करके 2 दिन बाद मंडे को मीटिंग करने के लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस में बुलाया है, बल्कि साथ में यूरोपियन यूनियन को भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। नाटो के देशों को कॉल करके ब्रीफ किया जा रहा है। अमेरिका अब कोशिश करेगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रशिया की टर्म्स के ऊपर राजी किया जाए या फिर एक बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि युद्ध रुक जाए। अब जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मंडे को अमेरिका आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि ये युद्ध रुकता है या फिर नहीं। एक और चीज नोट करने वाली ये भी है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो अगली मीटिंग होगी वो मॉस्को यानी कि रशिया में होगी। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को इन्वाइट किया है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप मान गए हैं और उन्होंने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। भारत की बात करें तो इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लेते हुए एक स्टेटमेंट रिलीज की है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। भारत के रूप में रशिया ने एक बहुत ही बड़ा ऑयल क्लाइंट खो दिया है जो 40% तेल रशिया से खरीदा करता था। उन्होंने कहा कि चाइना भी रशिया से बहुत ही सारा तेल खरीद रहा है। अगर मैंने सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए तो ये इन दोनों देशों के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होंगे। क्या पता मुझे ऐसा करना पड़े, क्या पता मैं ऐसा करूं, या फिर हो सकता है कि मुझे ऐसा नहीं करना पड़े। यानी ट्रंप के अकॉर्डिंग टैरिफ अनाउंस करने के बाद अब भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है और चाइना के ऊपर अभी उन्होंने कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है कि वो क्या रशियन ऑयल के लिए चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे या फिर नहीं। क्या पता वो लगा दें या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, यानी कि चाइना पर उनका कोई डिसीजन नहीं आया है। अब ये पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास कहाँ से जानकारी आई है कि भारत ने रशियन ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि भारत की सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। जैसे भारत का विदेश मंत्रालय इसके ऊपर कोई कमेंट करता है तो हम आपको वो भी बता देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और साउथ कोरिया को लेकर। दरअसल हम चाइना के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा का वेट कर रहे थे। वांग यी तो खैर 2 दिन के बाद मंडे को भारत आएंगे और वेडनेसडे तक वो भारत में ही रहेंगे, लेकिन साउथ कोरिया के विदेश मंत्री इस बीच चाइनीज विदेश मंत्री से पहले ही भारत के दौरे पर आ गए हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर चो ह्योन पिछले कल 15 अगस्त को देर शाम को भारत में लैंड हुए हैं। आज जन्माष्टमी है और कल संडे है, लेकिन फिर भी विदेश मंत्रालय में मीटिंग्स अभी भी जारी हैं। आज भी विदेश मंत्री जयशंकर सर और साउथ कोरिया के विदेश मंत्री की मीटिंग हुई है और दोनों देशों ने ट्रेड को लेकर काफी कुछ डिस्कस किया है। अमेरिका काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है और भारत भी चाइना के साथ कोऑपरेट कर रहा है, इसलिए साउथ कोरिया भी अब भारत के साथ अपनी कोऑपरेशन को मजबूत करने के ऊपर जोर दे रहा है। मंडे को चाइनीज विदेश मंत्री भारत आएंगे, उनके साथ मीटिंग करने के बाद अगेन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर रशिया की विजिट के ऊपर निकल जाएंगे और रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मीटिंग करेंगे
और ये हफ्ता भारत के लिए काफी बिजी होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर, जो भारत के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। दरअसल कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारत के ऊपर टैरिफ्स का विरोध किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने फॉरेन अफेयर्स कमेटी से डिमांड की है कि भारत पर से टैरिफ को हटा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि भारत पर टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप सच में यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं तो सीधा पुतिन को ही पनिश किया जाए और यूक्रेन को हथियार और मिलिट्री एड प्रोवाइड की जाए। यानी जो बाइडेन और कमला हैरिस की पार्टी भारत के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पिछले कल ही लॉन्च हुए फास्टैग के एनुअल पास को लेकर, जिसके लिए भारत सरकार 3,000 रुपीज चार्ज कर रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल 15 अगस्त को ये एनुअल पास लॉन्च हुआ था और पहले ही दिन ही 1,40,000 लोगों ने ये एनुअल फास्टैग का पास परचेज कर लिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ये एनुअल फास्टैग पास देश के 1150 टोल प्लाजास के ऊपर लागू होगा, इसलिए इसको लेकर भारत के लोग काफी उत्साहित लग रहे हैं। 1,40,000 लोगों ने पहले दिन के अंदर ही ये परचेज कर लिया है और ये वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर है, यानी कि ये स्कीम भी काफी सक्सेसफुल होते दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की इक्विटी मार्केट को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। S&P के भारत की क्रेडिट रेटिंग्स को इंप्रूव करने के बाद अब दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में से एक जेफरीज ग्रुप के हेड क्रिस वुड ने भारत की इक्विटी मार्केट और भारत की फ्यूचर को बहुत ही ब्राइट बताते हुए एक पॉजिटिव प्रेडिक्शन की है। क्रिस वुड ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के कारण भारत के स्टॉक्स को सेल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उल्टा भारत के स्टॉक्स परचेज करने का ही समय है और ये कुछ ही समय की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टांस से पीछे हट जाएंगे और भारत से टैरिफ्स हटा देंगे, क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाना अमेरिका के खुद के इंटरेस्ट पे भी नहीं है। ये कहना है क्रिस वुड का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में से एक जेफरीज ग्रुप के हेड है। इसके अलावा एक और गुड न्यूज आ रही है, वह भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $4.7 बिलियन का एक बहुत ही ह्यूज जंप देखने को मिला है। पिछले हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $9 बिलियन गिर गए थे, लेकिन इस हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $4.7 बिलियन बढ़कर $693 बिलियन तक आ गए हैं। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इस समय भारत के पास $693 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स मौजूद हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में भारत ने रशिया को क्रॉस करके 4th पोजीशन हासिल कर ली है। फर्स्ट के ऊपर चाइना के पास 3.6 ट्रिलियन यानी कि $3,600 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। सेकंड के ऊपर जापान के पास 1.3 ट्रिलियन और थर्ड के ऊपर स्विट्जरलैंड के पास $1 ट्रिलियन यानी कि 1,000 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में बायोफ्यूल ब्लेंडिंग को लेकर। पेट्रोल में 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के बाद अब भारत सरकार की नजर डीजल के ऊपर पड़ गई है। इथेनॉल ब्लेंडिंग केवल पेट्रोल में होती है, डीजल अभी तक 100% प्योर बिक रहा था, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि डीजल में भी 10% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का फैसला किया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल देश के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी सर ने जानकारी दी है कि पेट्रोल के बाद अब उनका फोकस डीजल के ऊपर आ गया है। एक नया बायोडीजल प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके तहत डीजल में 10% आइसोब्यूटानॉल को ब्लेंड किया जाएगा। आइसोब्यूटानॉल बनता है शुगर या फिर स्टार्च रिच क्रॉप से, जैसे कि मक्का, गन्ना और गेहूं। नितिन गडकरी ने कहा है कि आइसोब्यूटानॉल एक बहुत ही प्रॉमिसिंग बायोफ्यूल है, जिसकी रिसर्च, डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर काम चल रहा है। जैसे ही रिसर्च फाइनलाइज हो जाएगी, उसके बाद डीजल के अंदर भी 10% आइसोब्यूटानॉल ब्लेंडिंग के प्रपोजल को प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने ऐड किया कि भारत में डीजल की कंजप्शन पेट्रोल के मुकाबले 2-3 गुना ज्यादा है, इसलिए डीजल को भी ब्लेंडिंग प्रोग्राम में जल्दी से शामिल करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत में चावल, गेहूं, गन्ना और मक्का इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कि पंजाब जैसी स्टेट्स के अंदर अनाज रेलवे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्टोर किया जा रहा है। ऐसे में इस सरप्लस को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने से फार्मर्स की इनकम इंप्रूव हो रही है। पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को ब्लेंड करने के ऊपर उन्होंने कहा कि इथेनॉल प्रोडक्शन ने शुगर इंडस्ट्री को खत्म होने से बचा लिया है, जो कि पेमेंट डिलेज की वजह से काफी परेशान थी। अब किसानों को टाइम के ऊपर पेमेंट मिलती है और अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होती तो भारत की लगभग 75% शुगर इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती। ये कहना है नितिन गडकरी का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेपाल और भारत को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP ओली शर्मा अगले महीने 16 सितंबर को भारत आ रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर को चाइना में जो SCO समिट होना है, उसके लिए चाइना ने नेपाल को भी इन्वाइट किया है। KP शर्मा ओली 5 दिन की चाइना विजिट के ऊपर जा रहा है, इसलिए भारत की विजिट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल भारत और चाइना दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही कल यानी कि 17 अगस्त को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर भी 2 दिन की नेपाल विजिट के ऊपर जा रहे हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है।
सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।